आज हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे। कूलम्स लॉ जो है ये ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर पॉइंट चार्जेस। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पॉइंट चार्जेस का पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पॉइंट चार्जेस स्मॉल साइज़ के होते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस आर या डी होता है वो उसके साइज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पॉइंट चार्जेस का साइज़ इतना कम हो कि उनके दरमियान फासला जो है वो उससे ज़्यादा हो जाए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इट गिव्स अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है, इसको हम क्वालिटेटिवली नहीं यूज़ करते, इस्तेमाल करते, इसका हम एनालिसिस करेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस जो एग्जर्ट कर रहे हैं वो क्वांटिटी में कितनी है। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें पता चलता है कि वो जो फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे वो उसके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ एन एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ ऐसा लॉ होता है जो एक्सपेरिमेंटली तौर पर हमने प्रूव किया होता है, एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस किया होता है, उसको एम्पिरिकल लॉ कहते होते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉ। कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। सेकंड है ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। चूँकि ये चैप्टर हम स्टैटिक्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जो चार्जेस हैं उनका स्टैटिक होना ज़रूरी होता है, उनका मतलब रेस्ट में होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है ओनली एप्लीकेबल है स्टैटिक चार्जेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डोमिनेट ओवर कूलम फोर्स। स्टूडेंट, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। देखें, हम कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज, सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये वाली बात जो है, ये वाला केस जो है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं वैलिड होता। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं, बट वो उनको तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और न्यूक्लियस को ब्रेक हो जाना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो कूलम फोर्स नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि प्रोटॉन्स को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर रखी हुई है। तो ये पॉइंट समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है कि चार्जेस मस्ट एनफ दैट, मतलब चार्जेस को एक दूसरे से इतना दूर होना चाहिए दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डोमिनेट, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलम फोर्स पे डोमिनेट ना हो जाए। क्योंकि जब उनका डिस्टेंस कम होता है, जैसे प्रोटॉन्स का एक दूसरे के लिहाज से डिस्टेंस कम होता है, वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसी तरह चार्जेस को भी इतना करीब नहीं होना चाहिए कि सिवाय कूलम फोर्स के उसके कूलम फोर्स के अलावा न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट हो जाए। जब चार्जेस आपके दूर दूर होंगे तब आपकी कूलम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। नेक्स्ट है इसकी स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। स्टेटमेंट को समझने के लिए देखें, हमने द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या रिपल्शन हो सकती है, लेकिन ऐसे दो चार्जेस के दरमियान में होगी जो स्टैटिक में होंगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अट्रैक्टिव कब होगी, रिपल्सिव कब होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है और जो सेम चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो रिपल्शन की, मतलब रिपल्सिव फोर्स होती है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब दो चार्जेस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स
जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल हमने 4 किस्म के चार्जेस हैं हमारे पास, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, इनको सेम चार्जेस मेंशन कर दिया है। तो ये जो रिपल्शन की फ़ोर्स है वो उतनी ज़्यादा होगी जितना इनके दरमियान प्रोडक्ट होगा। मसलन इनके दरमियान जो Q1 Q2 की जो वैल्यू होगी जितनी ज़्यादा होगी, रिपल्शन की फ़ोर्स उतनी ज़्यादा होगी। इसके लिए हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। देखें 5 कूलम और 3 कूलम के दरमियान जो फोर्स होगी इनका प्रोडक्ट करें तो 15 कूलम बनती है। 5 × 3 = 15 कूलम। इन दो पेयर्स का करें 5 कूलम × 2 कूलम तो ये बनता है 10 कूलम। इनका करें 2 कूलम × 4 कूलम तो ये बनता है 8 कूलम। इनका देखें 4 कूलम × 3 कूलम = 12 कूलम। तो हमें इससे पता चलता है कि इनको प्रोडक्ट करने से किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा आती है। तो हम कहेंगे कि 15 कूलम ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। तो 5 कूलम और 3 कूलम के दरमियान जो फोर्स है, रिपल्शन की फ़ोर्स है, वो ज़्यादा होगी बाकी 2 चार्जेस की निस्बत। नेक्स्ट है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में ये देखें फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन 2 चार्जेस के प्रोडक्ट के, जो कि हमने Q1 और Q2 लिए हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है या उनके दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के। इसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² को कंबाइन करके लिखे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम कहते होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम जब भी डील करते हैं तो इसकी जगह पर हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट k लगाएंगे। तो F = k Q1 Q2/r²। तो इसमें जो हमने कांस्टेंट लिया है ये कूलम्स का कांस्टेंट है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं k इज़ कूलम कांस्टेंट। तो अब हम अगर कूलम कांस्टेंट k का यूनिट ड्राइव करते हैं तो k जो है हमारे पास ये है, तो बाकी r² जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, Fr² हो जाएगा, और Q1 Q2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी Fr²/Q1 Q2 आ जाएगी। k = इसका अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से देखते हैं। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, तो F की जगह पर हम लिखेंगे न्यूटन। डिस्टेंस का होता है मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो ये कूलम 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 स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाकर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह k का जो यूनिट आएगा वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डिपेंडेंस जो है कि इस कूलम कांस्टेंट जो है ये डिपेंडेंस इसकी किसके ऊपर है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। स्टूडेंट देखें 2 चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस अगर लगा रहे हैं तो उनके दरमियान जो मीडियम है, उनके दरमियान जो रास्ता है या उनके दरमियान जो जगह है, स्पेस है, वो उनके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो हर मीडियम की अपनी करैक्टरिस्टिक होती है, वैक्यूम की अपनी है, प्लास्टिक की अपनी है। इस तरह नेचर ऑफ मीडियम जो है बिटवीन 2 चार्जेस वो जो है कूलम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मीडियम डिपेंड करती है बिटवीन 2 चार्जेस के दरमियान जो मीडियम आएगा। इसका सेकंड पॉइंट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हमने सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा लिया है। ये देखें k जो है k = Fr²। डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। अगर हम मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं तो मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट आप कौन सा ले रहे हैं। आगे है कूलम फोर्स इन वैक्यूम। CF का मतलब है कूलम फोर्स इन वैक्यूम
वैक्यूम ऐसी चीज़ होती है जो दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई भी खाली जगह ना हो, अगर दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो तो वो वैक्यूम होता है। तो हम इसको वैक्यूम में करवाने के लिए एफ वैक्यूम लिखेंगे, इस बराबर होता है KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हमें K का यूनिट चाहिए। हमें K की जो वैल्यू होती है इन वैक्यूम वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है K की वैल्यू इन फ्री स्पेस। तो K की जगह पे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो F वैक्यूम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो साइन लगाया है मैंने, ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे ABC होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इसी तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट में एप्सिलॉन नॉट भी एक अल्फ़ाबेट है। एप्सिलॉन इज ग्रीक अल्फ़ाबेट, इट्स नेम इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ K फॉर वैक्यूम अगर हमें निकालनी है तो वैल्यू ऑफ K जो है हमारे पास वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद है वेक्टोरियल फॉर्म। हमें पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो कितनी है उसको निकालना है। तो हमें पता है वी नो फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर हमें फोर्स की डायरेक्शन को भी जानना ज़रूरी होगा। तो हम लिखेंगे वी नो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वी फाइंड डायरेक्शन। F फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये R यूनिट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मीडियम शुड बी ऑलवेज वैक्यूम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो चार्जेस के दरमियान हमेशा जो मीडियम है वो वैक्यूम है। हम मीडियम को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी जगह पर प्लास्टिक रख सकते हैं। तो इसके लिए हम उसको नई टर्म यूज़ करते होते हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको देखें, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और जो Q2 है वो Q1 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर चार्ज जो है या हर जिस्म जो है दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है ओबे होता है न्यूटन थर्ड लॉ की तरह ही। उसके बाद है फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। चूँकि हमने इस डायग्राम में दोनों पॉइंट चार्जेस को सिमिलर लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी। तो हमने देखना ये है कि जो रिपल्शन की फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी और किस तरफ होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगी वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगी। इन दो पॉइंट चार्जेस को जो वाली लाइन जॉइन करवा रही है, जो लाइन इनको मीट करवा रही है, उस तरफ उनकी रिपल्शन की फोर्स होगी। उसके बाद है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स F12 इक्वल होगा F21 के, लेकिन नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये जो हम F21 लिया है इसका मतलब है कि जो 1 है Q1 वो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। Q2 के ऊपर फोर्स लग रही तो हमने एरो को उस तरफ रिप्रेजेंट कर दिया है, और इधर हमने F12 लिया है तो ये जो है 2 जो है 1 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने F21 या F12 जो है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि जो F के करीब है उसको हम
लेते हैं कि उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रही है, और जो फोर्स लगा रहा होता है चार्ज उसको हम F से दूर रखते हैं, मतलब 1 जो है 2 पे लगा रहा है तो और इधर जो है 2 1 पे लगा रहा है, ये कन्वेंशन के तौर पे लिया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि F12 का मतलब ये है कि जो 2 चार्ज है मतलब Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, और इधर F21 का मतलब है कि जो 1 है मतलब Q1 चार्ज है वो Q2 पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इससे हमें पता चलता है कि Q1 ने भी फोर्स लगा दी और Q2 ने भी फोर्स लगा दी, और इनकी जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट हुई, लेकिन जब कि दोनों ने फोर्सेस लगाई हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि ये जो कूलम फोर्स है ये एक म्यूचुअल फोर्स है, बाहमी फोर्स है जो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करते हैं। फार्मूला जो हमने डिराइव किया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें अगर देखें, अगर हमने फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है चूँकि इसकी डायरेक्शन बतानी है, 1 2 लिखना है, तो इसका मतलब है कि 2 1 के ऊपर लगा रही है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इधर हम r यूनिट वेक्टर या r हैट के साथ भी 1 2 ही लगाएंगे, इसका मतलब है कि 2 1 के ऊपर लगा रही है। इस तरह F21 जो होगा वो इससे डिफरेंट होगा, 1 की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 2 को, तो F12 की बजाय F21 आएगा, और उधर जो R है वो R21 आएगा। तो इस तरह आज हमने कूलम्स लॉ जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।